नमस्कार। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां आज हम भारतीय संविधान के उस अचूक और सबसे शक्तिशाली हथियार के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रिट पिटिशन कहते हैं। सोचिए, अगर कभी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे में क्या किया जाए। यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 हमारे सबसे बड़े रक्षक बनकर सामने आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय में गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, अंतिम हथियार। दूसरा, 5 प्रकार की रिट। तीसरा, ड्राफ्टिंग की कला। चौथा, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। और अंत में रिट पिटीशन बनाम PIL। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अंतिम हथियार यानी संविधान का रक्षक। देखिए, अनुच्छेद 32 और 266 हमें कोई आम कानूनी अधिकार नहीं देते। ये हमें सीधे देश की सबसे ऊंची अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की अभूतपूर्व शक्ति देते हैं। ये अन्याय के खिलाफ एक सीधा और अचूक प्रहार है। इस शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। जी हाँ, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके बिना हमारे मौलिक अधिकारों की कोई गारंटी है ही नहीं। ये सिर्फ एक कानूनी किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों की असल जीवन रेखा है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली उपमा दी गई है। इसे अन्याय और सरकारी मनमानी के खिलाफ एक सुदर्शन चक्र बताया गया है। जरा सोच कर देखिए, जब इंसाफ के सारे सामान्य रास्ते बंद हो जाएं या बहुत धीमे लगने लगे, तब ये रिट पिटिशन बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह काम करती है। सीधे लक्ष्य पर वार और तत्काल राहत। तो अब सवाल ये है कि तकनीकी रूप से रिट पिटिशन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक सीधा इमरजेंसी कानूनी रास्ता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो या उसके मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा हो। जब सरकारी सिस्टम अपनी हदें पार कर दे या अधिकारी अपना काम न करें, तो ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, रेमेडी को कैटेगराइज करना, यानी 5 प्रकार की रिट्स। देखिए, हर परेशानी का एक ही इलाज तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमारे संविधान ने हमें 5 अलग-अलग तरह के कानूनी टूल्स दिए हैं। आइए इन्हें डिकोड करते हैं। तो ये हैं वो 5 हथियार। पहला है हेबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसका सीधा सा काम है किसी को अवैध हिरासत से तुरंत आज़ाद कराना। दूसरा है मैंडमस यानी परमादेश। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए मजबूर करना हो। तीसरा है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, जो निचली अदालतों को उनकी लक्ष्मण रेखा यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। चौथा है सर्चुरेरी या उत्प्रेषण, जिसके जरिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के फैसलों का रिव्यू करते हैं। और पांचवां को वारंटो यानी अधिकार पृच्छा। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी के सरकारी पद पर बैठे रहने की वैधता पर ही सवाल उठाना हो। है ना कमाल का टूलकिट। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, ड्राफ्टिंग की कला। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन एक गंभीर शिकायत को एक स्ट्रक्चर्ड कानूनी दस्तावेज में बदलना अपने आप में एक आर्ट है। तो चलिए इस कला की बारीकियां समझते हैं। एक पिटिशन का ढांचा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले आता है टाइटल, जिसमें दोनों पक्षों की पूरी डिटेल होती है। इसके बाद सिनॉप्सिस, जो पूरे मामले की एक छोटी सी समरी होती है ताकि जज को एक ही नज़र में समझ आ जाए कि मामला क्या है। फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ आपको तारीख के हिसाब से पूरी कहानी बतानी होती है और एकदम साफ साफ लिखना होता है कि आपके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और आखिर में होती है प्रेयर, जहां आप अदालत से वो विशिष्ट राहत मांगते हैं जिसकी आपको जरूरत है। सेक्शन 4, टेम्पलेट की एनाटॉमी। चलिए अब इस टेम्पलेट को थोड़ा जूम इन करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते वक्त असल में क्या-क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं। किसी भी ड्राफ्ट की शुरुआत बिल्कुल टॉप पर कोर्ट हेडिंग से होती है, जैसे इन दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट, और फिर उस शहर और राज्य का नाम। इसके बाद जुरिस्डिक्शन और उस साल का रिट पिटिशन नंबर आता है। फिर आपको याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर की पूरी डिटेल्स देनी होती हैं, नाम, पिता का नाम और पूरा पता।
इसकी ठीक नीचे वर्सेस लिखकर रिस्पोंडेंट का विवरण आता है। ये वो राज्य सरकार या अधिकारी होता है जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आप हाई कोर्ट में पिटिशन डाल रहे हैं तो हेडिंग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत लिखना होता है, लेकिन अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो वहां अनुच्छेद 32 के तहत लिखना अनिवार्य है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। ड्राफ्ट के मेन बॉडी की बात करें तो यहाँ आपको बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बताना होगा कि आप कौन सी विशिष्ट रिट जारी करवाना चाहते हैं। फिर केस के फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज लिखिए। सबसे अहम बात, आपको उस सटीक एक्शन या इनएक्शन को पॉइंट आउट करना होगा जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम खड़ी हुई। क्या प्रशासन ने कोई मनमाना कदम उठाया या वो अपना काम करने में फेल रहे? अगर आपने पहले कोई शिकायत की है तो उसकी डिटेल भी दें, और हाँ, वो कानूनी आधार और आर्टिकल जरूर बताएं जिनके तहत आप ये मामला दायर कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग के इस आखिरी स्टेप में आपको कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि आखिर इस मामले में इतनी अर्जेंसी क्यों है, अदालत तुरंत दखल क्यों दे। साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन देनी होती है कि याचिकाकर्ता के पास न्याय पाने का इसके अलावा कोई और समान और प्रभावी उपाय बचा ही नहीं है। अंत में आपकी प्रेयर आती है और फिर साइन, डेट और जगह का नाम। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, इस पूरी पिटिशन के साथ एक साइंड एफिडेविट लगाना मैंडेटरी है, जो ये साबित करता है कि आपने जो भी लिखा है वो सच है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, रेमेडीज के बीच का फर्क, यानी रिट पिटिशन बनाम PIL। इन दोनों के बीच लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही सीधा है। जब किसी एक व्यक्ति के अपने निजी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब वो इंसान अपनी रक्षा के लिए एक नॉर्मल रिट पिटिशन यानी WP फाइल करता है। लेकिन जब मुद्दा ऐसा हो जिसका असर पूरे समाज या आम जनता पर पड़ रहा हो, तब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL का रास्ता चुना जाता है। दोनों ही टूल्स बहुत पावरफुल हैं, बस इनका स्कोप अलग-अलग है। तो हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। सब कुछ समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर कल को इंसाफ के सारे आम कानूनी रास्ते फेल हो जाएं, तो क्या हम बतौर नागरिक संविधान के इस अंतिम कानूनी हथियार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये चर्चा सिर्फ कुछ कानूनी फैक्ट्स के बारे में नहीं थी, ये उस पावर के बारे में है जो अन्याय को रोक सकती है। लेकिन अधिकार तभी काम आते हैं जब हमें उनका इस्तेमाल करना आता हो। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।